आप सभी को नमस्कार। पहला मैं खिमेश कुणाई आपका स्वागत करता हूं जीके सरकारी में। आज हम लोग यहां पर उत्तराखंड बजट 2024 पर एक विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। तो उत्तराखंड बजट पर हम एक विस्तृत अध्ययन करेंगे जिसके माध्यम से हम लोग जानेंगे कि क्या बजट में है, पिछली बार के मुकाबले कितना बजट इस बार बढ़ा है हमारा, और जो आर्थिक सर्वे है वो क्या है, और जो राज्य की आय का प्रमुख स्रोत हैं वो क्या हैं, आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, कहाँ से आय आती है, कहाँ जाती है। तो कुछ उन बिंदु पर हम चर्चा करेंगे और कुछ जो है आपका जो अधिनियम है, कुछ एक जो फैक्ट के माध्यम से जो अब आपका स्टैटिक्स डाटा होता है उसको हम देखते चलेंगे साथ साथ में। तो उत्तराखंड बजट 2024-25 के जो प्रमुख बिंदु हैं उन पर हम बात करेंगे। तो पहले बात करेंगे जो बजट 2024-25 की जो थीम है वो इस बार की क्या रही है। तो सबका साथ सबका विकास के साथ समावेशी विकास और सर्वस्पर्शी विकास। तो इस बार के बजट की थीम है सबका साथ सबका विकास के साथ समावेशी विकास और सर्वस्पर्शी विकास। उद्देश्य क्या है इस बार के बजट का? तो त्रिवेणी बजट आधार स्तंभ रखा गया है। क्या रखा गया है यहाँ पर? त्रिवेणी बजट आधार स्तंभ यहां पर रखा हुआ है इस बार का। तो उसको भी जानेंगे हम लोग। तो आधार स्तंभ पर अग्रणी उत्तराखंड राज्य की स्थापना करना इस बार के बजट का उद्देश्य है। त्रिवेणी बजट के आधार स्तंभ पर तो कौन कौन से आधार स्तंभ हैं? पहला है उन्नत उत्तराखंड, सुशासित उत्तराखंड और समतावान उत्तराखंड। ये तीन त्रिवेणी बजट के आधार स्तंभ हैं। इन्हीं स्तंभों पर अग्रणी उत्तराखंड राज्य की स्थापना करना इस बार के बजट का उद्देश्य है। और इसका हम थीम की बात करें तो सबका साथ सबका विकास के साथ समावेशी विकास और सर्वस्पर्शी विकास की बात सरकार करती है, और ये थीम इस बार की है आपकी। अब बात करें कि बजट 2024-25 में विशेष फोकस कहां रखा गया है। तो ज्ञान आधारित ये बजट है पूरा। तो एक ये मुख्यमंत्री धामी जी के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी कि जो बजट है वो ज्ञान आधारित बजट है। इसमें जी से मतलब है गरीब, वाई से मतलब है यहां पर युवा, और ए से मतलब है अन्नदाता यानी किसान, और एन से मतलब है यहां पर आपकी नारी शक्ति। तो यहां पर हम लोग बात आगे करेंगे जेंडर बजट क्या होता है, उत्तराखंड में जेंडर बजट की शुरुआत कब से हुई और कितना % जेंडर बजट पर खर्च किया जाता है। तो ये आपका फोकस ज्ञान पर यानी गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति को पर आधारित बजट है। इन पर विशेष फोकस किया गया है, गरीब पर, युवा पर, अन्नदाता पर और नारी शक्ति पर। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं उत्तराखंड में, तो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे करंट अफेयर से रिलेट करते हुए। आगे देखते हैं वर्ष 2024-25 के लिए प्रस्तुत किया गया बजट कितना है आपका? 89,230 करोड़ रुपए का बजट इस बार प्रस्तुत किया गया है। कितने का? 89,230 करोड़ रुपए का बजट है पूरा आपका ये। और 2023-24 के मुकाबले 15.27% अधिक है बजट। गरीबों के कल्याण के लिए बजट में 5,658 करोड़ रुपए की यहां पर व्यवस्था की गई है आपकी। कितने की व्यवस्था की गई यहां पर? 5,658 करोड़ रुपए की व्यवस्था गरीबों के कल्याण के लिए है। और 89,230 करोड़ रुपए का बजट है पूरा आपका। और पिछले बार के मुकाबले 15.27% बजट बढ़ाया गया है इस बार आपका यह भी आपको ध्यान रखना है। और युवा कल्याण, तकनीकी शिक्षा और उच्च शिक्षा में कुल 1679 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अन्नदाता के लिए बजट राशि बढ़ाकर 2415 करोड़ रुपए का प्रावधान। जेंडर बजट में लगभग 14,538 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और ग्राम्य विकास के लिए लगभग 2910 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। इस तरह के जो फैक्ट हैं इनको आपने ध्यान रखना है कि किस तरह प्रश्न पूछे जाते हैं आपके। तो जेंडर बजट के लिए आपका 14,538 करोड़ रुपए है इसमें इस बार के बजट में आपका।
साथ ही साथ जो ग्राम्य विकास है उसके लिए 2910 करोड़ रुपए का है। और जेंडर बजट आपका कितना हो गया, 14,538 करोड़ रुपए आपका जेंडर बजट के लिए आपका ये। आगे देखते हैं इसमें आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट वर्ष 2023-24 में प्रदेश की अर्थव्यवस्था ने बड़ी छलांग लगाई है और रिपोर्ट में प्रदेश की जो विकास दर है वो 7.58% फीसदी रही है आपकी, और ये राष्ट्रीय औसत से भी अधिक कितनी है, 7.58% क्या रही है, प्रदेश की विकास दर रही है। और वर्ष 2023-24 में अर्थव्यवस्था का आकार 346.20 हजार करोड़ रुपए पहुंच गया आपका। जो राज्य का अर्थव्यवस्था है उसका जो आकार है 346.20 हजार करोड़ रुपए का आकार है। और 22-23 की बात करें तो 22-23 में आपका ये लगभग कितना था, 303.78 हजार करोड़ रुपए का उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था का आकार था लगभग आपका ये। और उत्तराखंड में प्रति व्यक्ति आय में लगभग आपकी 12.64% की बढ़ोतरी हुई है आपकी। तो प्रति व्यक्ति आय में कितने की हुई है, लगभग 12.64% की। और प्रति व्यक्ति आय 2,60,201 रुपये हुई हो गई है अब आपकी। और 2022-23 में जो प्रति व्यक्ति आय थी लगभग आपकी 2,30,994 थी। तो इस बार कितनी हो गई है आपकी ये, 2,60,201 रुपये प्रति व्यक्ति आय हो गई है। और लगभग पिछले बजट के मुकाबले, पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष में लगभग 12.64% की वृद्धि हुई है। बेरोजगारी दर में उत्तराखंड में जो है भारी कमी आई है, ऐसा सरकार का रिपोर्ट में कहना है। तो 21-22 में सरकार कहती कि 8.4% आपकी क्या थी, बेरोजगारी की दर थी, जो 22-23 में 4 थी। और ये लगभग घटकर कितनी हो गई अब, 4.9% ये घटकर रह गई है आपकी बेरोजगारी की दर। और 5 साल के अंतराल में राज्य के कुल 9,17,299 लोग जो हैं बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले। कितने लोग निकले हैं, 9,17,299 लोग गरीबी से बाहर निकले हैं आपके। कौन सी गरीबी, बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। कितने, 9,17,299 लोग आपके बाहर निकले हैं। आगे देखते हैं आर्थिक समीक्षा की बात करें तो जो उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था है मनी ऑर्डरी और पर्यटन प्रधान अर्थव्यवस्था है। कैसी है, मनी ऑर्डरी और पर्यटन प्रधान अर्थव्यवस्था है। और उत्तराखंड में पर्यटन को उद्योग का दर्जा प्राप्त है। और 2001 और 2015 को उत्तराखंड सरकार ने पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया था, इसको पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया था 2001 और 15 को। और देश की जीडीपी रैंकिंग में उत्तराखंड का स्थान कितना है, 20वां। जीडीपी में आपका स्थान उत्तराखंड का कितना है, 20वां स्थान रखता है देश में। और प्रति व्यक्ति आय में उत्तराखंड का स्थान आपका 6ठा स्थान है। तो ये भी आपको ध्यान रखना, से पॉइंट बनते हैं पेपर के अंदर। तो जीडीपी में 20वां स्थान और प्रति व्यक्ति आय में 6ठा स्थान है। और अर्थव्यवस्था का आकार मैंने आपको बता दिया है, 1.95 लाख करोड़ से बढ़कर 3.46 लाख करोड़ रुपए के करीब अनुमानित है आपका ये। और 24-25 में अर्थव्यवस्था का आकार जो है 3.94 लाख करोड़ ले जाने का लक्ष्य रखा गया है इसको। आगे देखते हैं जो स्थिर मूल्य है, प्राइस है आपके 11-12 के आधार पर ये आपका काउंट किया जाता है। तो कृषि एवं सहायक क्षेत्र में लगभग 9.9% की वृद्धि हुई है। उद्योग में आपका 46.84% की वृद्धि। और सेवा क्षेत्र में आपका 43.13% की वृद्धि हुई है। तो लगभग मान के चलिए कि जो आपका सर्विस सेक्टर है और आपका सेकंड जो सेक्टर है पर्यटन वाला, इसमें उद्योग आपका आता है। तो यहाँ पर सर्वाधिक जो योगदान देता है वो आपका उद्योग देता है, यानी जो आपका द्वितीय आपका जो स्थान है यहाँ पर, जो आपका द्वितीय क्षेत्र है उसका सर्वाधिक योगदान है उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में। और दूसरे पर आपका सर्विस सेक्टर, सेवा सेक्टर योगदान देता है।
तो राज्य में 5 गुना उद्योग बढ़े हैं, निवेश 20 गुना बढ़ा है और नौकरियां 8 गुना बढ़ी हैं, ऐसा रिपोर्ट में कहा गया है। किसमें कहा गया है? रिपोर्ट में कहा गया है। और विकास दर 23-24 में कितनी रही है? 7.58, लगभग जो राष्ट्रीय औसत है वो 7.3 है। अगर हम राज्य की जो हम देखें विकास दर तो 7.58% रही है, जबकि हम देश की बात करें तो देश की लगभग 7.3% है, यानी राष्ट्रीय औसत से अधिक है। और प्रति व्यक्ति आय 2,60,201 अनुमानित ये बताई गई है रिपोर्ट में। बेरोजगारी की दर आपको बता दी मैंने, 8.4 से घटकर 4.9% पर आ गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दर 10% से घटकर कितने पर आ गई है आपकी? ये ग्रामीण क्षेत्रों में 10% थी पहले, अब ये 4.5% पर आ गई है आपकी। और महिलाओं में, ग्रामीण क्षेत्रों में जो महिलाओं में बेरोजगारी की दर है वो आपकी 3.1 से बढ़कर 4% रही, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं में बेरोजगारी की दर क्या है? बड़ी है। गरीबी रेखा से लगभग 9,17,299 क्या है? बहुआयामी गरीबी मानकों से बाहर आ गए हैं आपके। तो इस तरह के फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं पेपर की दृष्टि से। अगला बात करें 2024-25 से आपको बता दिया है। तो जो जीएसडीपी मौजूदा कीमतों पर कितनी है? ये 3,94,675 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। राज्य का जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद है, तो 23-24 की तुलना में इसमें लगभग 14% की वृद्धि हुई है राज्य घरेलू उत्पाद में, जीएसडीपी में। और 2024-25 में जो व्यय है वो लगभग 70,094 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जो 23-24 के संशोधित अनुमान से 13% अधिक है। यानी कि व्यय क्या है? पिछले बजट के मुकाबले 13% अधिक हो रहे हैं। और लगभग 19,137 करोड़ रुपए का कर्ज भी उत्तराखंड सरकार को चुकाना होगा। 2024-25 के लिए प्राप्तियां तो लगभग 60,677 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। तो लगभग इसमें पिछले वर्ष के मुकाबले 11% की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। और राजस्व अधिशेष की बात करें तो लगभग जीएसडीपी का 1.2% होने का अनुमान है, और जो लगभग पिछले वर्ष के मुकाबले आपका 0.9% से क्या है? अधिक है आपका। और अधिशेष बजट अनुमान से 29% कम रहने की उम्मीद है, जो अधिशेष रहेगा वो लगभग 29% कम रहेगा। और 24-25 के लिए जो राजकोषीय घाटा है वो आपका राज्य घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी का 2.4% लक्षित है आपका। और 23-24 में संशोधित अनुमान के अनुसार राजकोषीय घाटा जीएसडीपी यानी कि राज्य घरेलू उत्पाद का 2.2%, यानी कि जो राजकोषीय घाटा राज्य का 2.2% है, जीएसडीपी का कितना है? 2.2, और लगभग 23-24 के बजट से कम है काफी। तो इस तरह रिपोर्ट में बताया गया है आपका। अगले की बात करते हैं यहां पर। तो इस तरह के फैक्ट हैं, इनको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो काफी आपका ये हेल्पफुल रहेगा पेपरों के लिए। तो जीएसडीपी यहां पर बताया गया है लगभग आपका। तो 23-24 में जीएसडीपी तो 7.6 की दर से बढ़ी, और जो 22-23 के समान है। और 23-24 में 7.6 रहने का अनुमान था इसका। और जो क्षेत्र है कृषि क्षेत्र में 1.6% की वृद्धि, 22-23 में आपका 2.4, और 23-24 में आपका इसमें विनिर्माण क्षेत्र में 9.2% की वृद्धि हुई, और 22-23 में ही 8.1% की वृद्धि इसमें हुई। तो इस तरीके से इन फैक्टों का याद रखिएगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे देखते हैं। तो कुल व्यय तो 22-23 का इसका डाटा पूरा दिया हुआ है यहाँ पर, इसको आप देख सकते हैं लगभग। तो 24-25 में लगभग 89,230 का पूरा बजट था आपका, लगभग 14.6% की वृद्धि। तो ये इसको आप पूरा एक चार्ट के माध्यम से समझ सकते हैं पूरा। राजस्व अधिशेष कितना रहा इसमें, प्राथमिक घाटा कितना है, राजकोषीय घाटा और शुद्ध प्राप्तियां कितनी रहने वाली हैं। तो इस तरह के इन फैक्टों को आप लोग इनको नोट कर लीजिएगा। तो पेपर की दृष्टि से आपको ये इंपॉर्टेंट रहेंगे यहां पर ये। तो आगे देखते हैं। तो
राजस्व व्यय आपका लगभग 24-25 में 55,816, पूंजी परिव्यय लगभग 13,780, राज्य द्वारा दिया गया ऋण लगभग 498, और शुद्ध व्यय लगभग कितना हो रहा है यहाँ पर राज्य का द्वारा 70,094 करोड़ रुपए का। ठीक है, लगभग 13% वृद्धि पिछले वर्ष के मुकाबले। आगे देखते हैं प्राप्तियां, तो कुल कितनी प्राप्तियां होनी है इनको, राजस्व प्राप्तियां लगभग 60,533 करोड़ रुपए का अनुमान है, और इसमें से लगभग 27,883 करोड़ रुपए राज्य अपने संसाधनों जुटाएगा, लगभग 45% जो है राज्य अपने पास जुटाएगा इसमें, और लगभग 33,170 करोड़ रुपए, लगभग 55% इसमें केंद्र से आएगा। तो 55% यहां पर केंद्र से आएगा पैसा, और लगभग 45% राज्य अपने पास जुटाएगा। केंद्र से संसाधन केंद्रीय दरों में राज्य की हिस्सेदारी राजस्व प्राप्तियों का लगभग 23% रहेगा, और अनुदान राजस्व प्राप्तियों का 32% के रूप में होंगे। तो हिस्सेदारी कितनी होगी 23%, और अनुदान के रूप में 32% होगा। हस्तांतरण की बात करें तो 24-25 में केंद्रीय करों में राज्य की जो हिस्सेदारी रहने वाली है लगभग 13,637 करोड़ रुपए की अनुमानित है। लगभग 23-24 के बजट से 10% ही अधिक रहने वाला है आपका। 24-25 में केंद्र से अनुदान 19,533 करोड़ रुपए का अनुदान लेने वाले हैं आपके, और लगभग 6% अधिक ये आपको मिलेगा पिछले वर्ष के मुकाबले। तो राज्य का अपना कर राजस्व की हम लोग बात करेंगे यहां पर, तो उत्तराखंड का अपना कर राजस्व 2024-25 में 22,509 करोड़ रुपए का अनुमान है, जो लगभग पिछले बजट से 15% अधिक है आपका है। तो इस तरह के फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में स्वयं का जो राजस्व होगा 24-25 में लगभग 5.7% रहेगा, और 23-24 के अनुमान के समान ये रहने वाला है। आगे बात करते हैं, तो इसको आप चार्ट के माध्यम से समझ सकते हैं किस तरीके से पैसा आपका ये आने वाला है। सरकार की प्राप्तियों का विवरण, इसमें केंद्र से क्या अनुदान रहने वाला है आपका, केंद्रीय करों में कितनी हिस्सेदारी रहेगी राज्य की, राज्य का अपना गैर कर कितना है, अपना कर कितना है। तो ये 24-25 का डाटा पूरा यहाँ पर दिया हुआ है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा बस, या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका आप। आगे देखते हैं 2024-25 में राज्य जीएसटी के स्वयं के कर राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत होने का अनुमान है, यानी कि जीएसटी से सर्वाधिक यहां पर राज्य को कर मिलेगा, और राज्य जीएसटी राजस्व 23-24 के संशोधित अनुमान से 16% बढ़ने का अनुमान है। यानी कि 24-25 में जो जीएसटी कलेक्शन रहेगा आपका लगभग 16% अधिक रहेगा पिछले वर्ष के बजट के मुकाबले। और 24-25 में राज्य उत्पाद शुल्क से राजस्व में 23-24 के अनुमान से 14% की वृद्धि यहां पर देखने को मिलेगी, अब मिली है। 2024-25 में उत्तराखंड का स्वयं का कर राजस्व उसकी कुल राजस्व प्राप्तियों का 37% होने का अनुमान है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग ने 2022 में स्वयं के कर राजस्व को बढ़ाने के लिए प्रयास करने की सिफारिश की। इसने सुझाव दिया कि लंबित कर दावों को समय पर निपटाएं, करों के आकलन में बकाया का निपटान करना और राजस्व के बकाया की वसूली करना। राजस्व का बकाया राजस्व की देरी से वसूली का संकेत देता है। मूल्यांकन का बकाया संभावित राजस्व का संकेत देता है जो विलंबित मूल्यांकन के कारण अवरुद्ध है। तो इस तरीके से ये जो रिपोर्ट है वित्त लेखा परीक्षा रिपोर्ट 21-22 की सीएजी की रिपोर्ट में था। तो आगे देखते हैं, तो इस चार्ट का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पूरा। तो यहां पर राज्य जीएसटी से कितना सबसे अधिक मिलने वाला है, फिर उत्पाद शुल्क है, फिर आपका स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण। तो 24-25 का बजट है आपका। इस तरीके से भी क्वेश्चन करंट अफेयर में पेपर में पूछे जाते हैं। तो सर्वाधिक जो यहां पर कर आएगा वो जीएसटी से आएगा, फिर दूसरे नंबर पर उत्पाद शुल्क से, तीसरे पर स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क से यहां पर राज्य को कर मिलेगा। चौथे पर बिक्री कर व वैट, और तीसरा पांचवा वाहनों पर कर। तो इस तरीके से पूरा है आपका, इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं 2024-25 के लिए घाटा ऋण और एफआरबीएम लक्ष्य फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट एक्ट इसको बोलते हैं। फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट
एक्ट, बजट मैनेजमेंट एक्ट है आपका ये पूरा, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट। तो उत्तराखंड राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियम 5 राज्य सरकार की बकाया देनदारियों, राजस्व घाटे और राजकोषीय घाटे को उत्तरोत्तर कम करने के लिए वार्षिक लक्ष्य प्रदान करता है। राजस्व अधिशेष, अधिशेष क्या है? यह है राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों का अंतर होता है। तो राजस्व अधिशेष क्या होता है आपका? राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों का अंतर ही क्या कहलाएगा? राजस्व अधिशेष कहलाता है। और राजस्व अधिशेष का अर्थ है कि सरकारी उधार का उपयोग परिसंपत्ति निर्माण के लिए किया जा रहा है। बजट में 2024-25 में 4,737 करोड़ रुपए के राजस्व अधिशेष का अनुमान है। लगभग जीएसडीपी का 1.2% ये रहने वाला आपका है। राजकोषीय घाटा क्या होता है? यह कुल प्राप्तियों पर कुल व्यय की अधिकता है और यह अंतर सरकार द्वारा उधार लेकर भरा जाता है और कुल देनदारियों में क्या होती है? वृद्धि होती है। और 24-25 में राजकोषीय घाटा 2.4% रहने का अनुमान है। और 24-25 के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों को जीएसडीपी के 3.5% तक राजकोषीय घाटे की अनुमति दी है, जिससे जीएसडीपी का 0.5% केवल कुछ बिजली क्षेत्र के सुधारों को पूरा करने के लिए उपलब्ध होगा। यानी कि राज्य का कितना है? 2.4% राजकोषीय घाटा है और केंद्र सरकार ने इसको 3.5 तक रखने की अनुमति दी हुई है। 22-23 में राजकोषीय घाटा 1% था आपका, कितना था? 1% था 22-23 में। और 23-24 में ये 2.2 होने का अनुमान था इसका। और 27-28 तक ये आपका 2.95% होने का इसका अनुमान है। बकाया देनदारियां क्या होती हैं? बकाया देनदारियां एक वित्तीय वर्ष के अंत में कुल उधार का संचय है। इसमें सार्वजनिक खाते पर कई देनदारियां शामिल होती हैं। और 24-25 के अंत में बकाया देनदारियां जीएसडीपी का 24.2%, कितना? 24.2% रहने का अनुमान है। और तो 20-21 में ये काफ़ी बढ़ गई हैं और उसके बाद कम भी हुई हैं। तो इस तरीके से पेपर में इसको पूछ सकता है पेपर में। तो आगे देखते हैं। तो ये चार्ट के माध्यम से उसको आप समझ सकते हैं। राजकोषीय संतुलन और बकाया देनदारियां जीएसडीपी के रूप में यहाँ पर दी गई हैं, वर्ष दर वर्ष इनको बताया गया है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा एक बार। अगला बात करते हैं। तो 6 प्रमुख क्षेत्रों पर उत्तराखंड के व्यय की तुलना सभी क्षेत्रों पर उसके कुल व्यय के अनुपात के रूप में करते हैं। तो बात करें शिक्षा, तो शिक्षा पर कितना खर्च करती है उत्तराखंड गवर्नमेंट, इसको हम लोग देखेंगे। तो 24-25 में शिक्षा पर अपने व्यय का हम बात करेंगे पर शिक्षा पर। तो शिक्षा पर लगभग इसने 16.8% आवंटित किया है और 23-24 द्वारा में से अधिक है आपका। अब बात करें स्वास्थ्य पर कितना आवंटन किया है सरकार ने, तो लगभग अपने कुल व्यय का 6.6% ही आवंटित किया है स्वास्थ्य के लिए। और ग्रामीण विकास पर तो ग्रामीण विकास पर यह आपका कितना है? 6.5% है आपका। ये कितना है? 6.5% है आपका कुल आवंटन। और एससी और ओबीसी का जो कल्याण है उसके लिए कुल व्यय का 0.8% आवंटित किया है। तो इस तरह से भी फैक्ट बन सकते हैं पेपर के अंदर। और इसमें बात करें शहरी विकास के लिए, तो शहरी विकास के लिए लगभग आपका 1.6% आवंटित किया हुआ है। और कृषि की बात करें, कृषि पर कितना आवंटित किया सरकार ने व्यय, तो 6.4% यहाँ पर कृषि के लिए आवंटित किया है। तो इस तरह के फैक्ट आप इनको नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। तो उत्तराखंड राज्य कुल बजट बता दिया मैंने आपको, 89,230.07 करोड़ रुपए का है कुल। और 23-24 से लगभग काफ़ी अधिक है ये। और ये फैक्ट आपको ने बता दिए। कुल प्राप्तियां कितने रहने वाली हैं, पूंजीगत व्यय क्या रहेगा यहाँ पर, यहाँ सबको बता दिया मैंने आपको। तो ये क्या होता है, अब बात करते हैं आगे। 23-24 में कुल राजकोषीय घाटा लगभग 9,046.91 करोड़ रुपए था और जो जीएसडीपी का 2.7% है। और राज्य की सर्वाधिक आय या सर्वाधिक रुपया जो आता है लोक ऋणों से लगभग 31.30%, लगभग कितना आता है?
31.30% आता है कहाँ से, सर्वाधिक आय का। और व्यय करता है वेतन भत्ते मजदूरी अन्य लगभग 22.63% कहाँ पर करता है राज्य व्यय, वेतनों पर भत्तों पर मजदूरी और अन्य पर कितना लगभग 22.63% व्यय करता है। आगे बात करेंगे तो यहां पर कुछ पॉइंट को हम लोग देखेंगे। तो स्वास्थ्य और शिक्षा के लगभग 15,376 करोड़ रुपए है। अवसंरचना विकास हेतु 13,780 करोड़ रुपया। और यहाँ पर ग्राम्य विकास देख लेते हैं, ग्राम्य विकास गरीब कल्याण, तो गरीब कल्याण के लिए 5,658 करोड़, ग्राम्य विकास के लिए 2,910 करोड़ रुपए, शहरी विकास के लिए लगभग आपका 2,565 करोड़ रुपए, और महिला विकास के लगभग 14,538 करोड़ रुपए का बजट यहाँ पर आवंटन किया सरकार ने। और युवा कल्याण के लगभग 534 करोड़ रुपए का आवंटन यहाँ पर है। और इकोलॉजी और इकोनॉमी के लिए लगभग 487 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए 12 करोड़ रुपए। तो इस तरह के फैक्टों को आप लोग नोट करते चलिएगा कि कहीं से भी पेपर में क्वेश्चन बन सकता है। और क्या ऐलान सरकार ने किया 24-25 के लिए, तो प्रशासकीय व अनावासीय भवनों की रूफटॉप सोलर योजना के लिए लगभग 100 करोड़ रुपए, राजस्व अभिलेखों के डिजिटलाइजेशन के हेतु लगभग 50 करोड़ रुपए, स्क्रैप पॉलिसी के लिए 50 करोड़, टाटा टेक्नोलॉजी मॉडल के अनुसार ITI के उन्नयन हेतु आपका कितना लगभग आपका है ये 40 करोड़ रुपया है आपका। और इसमें जमरानी बांध के लिए लगभग आपका 710 करोड़ रुपए का आवंटन, और सोंग बांध परियोजना के लिए लगभग 300 करोड़ रुपया, लखवाड़ बांध हेतु लगभग आपका 250 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है यहाँ पर। और इस तरीके से आप इनको नोट करते चलिएगा, फैक्ट कहीं से पूछ सकता है पेपर के अंदर। अगला देखते हैं उद्योग क्षेत्रों में। तो यहाँ पर बात करें MSME उद्योगों के विकास हेतु, यहाँ पर लगभग 50 करोड़ रुपए MSME के लिए, यूनिटी मॉल और प्लाज्मा निर्माण हेतु लगभग 157 करोड़ रुपए का आवंटन, प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट स्टार्टअप और इंटरप्रेन्योरशिप हेतु लगभग 30 करोड़ रुपया, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के लिए 17 करोड़ रुपए का आवंटन उद्योग क्षेत्रों में किया गया है। आगे बात करेंगे पर्यटन विकास के लिए लगभग 390 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। पर्यटन के विकास के लिए लगभग 390 करोड़ रुपए। और 2030 तक पर्यटन के क्षेत्र में 40,000 करोड़ रुपए का निवेश का लक्ष्य रखा गया है। और राज्य की GDP में यानी कि GSDP की हम लोग बात करें तो यहाँ पर लगभग पर्यटन का 15% क्या है योगदान रखता है पर्यटन। और मानसखंड मंदिर मिशन माला के अवस्थापना हेतु 50 करोड़ रुपए का आवंटन, नवीन पर्यटन स्थलों के विकास हेतु 25 करोड़ रुपए, वाइब्रेट विलेज योजना हेतु 25 करोड़ रुपया, फिल्म परिषद की स्थापना के लिए 11 करोड़ रुपए, सांस्कृतिक परिषद या फिर ऑडिटोरियम के निर्माण के लिए 4 करोड़ रुपए का, और भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय के लगभग 3.15 करोड़ रुपए आवंटन किया गया है। और पर्यटन के लिए कुल 390 करोड़ रुपए का बजट है। और पर्यटन जो है राज्य की GDP में 15% का योगदान रखता है। आगे बात करेंगे युवा कल्याण और खेलकूद के लगभग 534 करोड़ रुपए का बजट है। और 38वें राष्ट्रीय खेलों हेतु 250 करोड़ रुपए का, खेल महाकुंभ के लिए 27 करोड़, ग्रामीण क्षेत्रों में मिनी स्टेडियम के लिए 10 करोड़ रुपए, और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार अथवा आर्थिक सहायता के लिए 8 करोड़ रुपए का, मुख्यमंत्री शेवनिंग उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना के लिए 2 करोड़ रुपए का आवंटन यहां पर किया गया है। समाज कल्याण की बात करें तो यहां पर मुख्यमंत्री बाल पोषण अभियान के लिए 28 करोड़, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के लिए 23 करोड़ रुपया, और मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना के लिए 30 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। महिला शक्ति उत्थान तो लगभग जेंडर बजट में लगभग 617 करोड़ रुपए की वृद्धि कर दी गई। कितनी कर दी गई? 617 करोड़ रुपए की। और जो सरकार के बजट का कुल कितना है तो जेंडर बजट कितना है कुल 16% है। कितना है? कुल बजट का 16% क्या है आपका जेंडर बजट। और पिछले वर्ष के मुकाबले 617 करोड़ रुपए की वृद्धि इस बार की गई है। पोषाहार कार्यक्रम है तो लगभग 274.81 करोड़ रुपए, महिला कल्याण के लिए 574,
नंदा गौरा के लिए 195, मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना के लिए लगभग 10 करोड़ रुपया, महिला उद्यमी प्रोत्साहन के लिए 5 करोड़, गंगा गाय महिला डेयरी जो विकास उसके लिए 5 करोड़, और आंगनबाड़ी जो वर्कर हैं उनके लिए 163 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। युवा फोकस की बात करेंगे तो डिग्री कॉलेजों की शैक्षिक गुणवत्ता को सुधारने के 10 करोड़ रुपया, एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत चल रही अनुसंधान योजना के 2 करोड़ रुपया। इसी के साथ खटीमा में निःशुल्क कोचिंग सेंटर खोला जाएगा और चंपावत में विज्ञान केंद्र खोला जाएगा। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन के लगभग 3.70 करोड़ रुपए का आवंटन इस बार के बजट में किया गया है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन यहाँ से बनने के चांस रहते हैं पेपर में कि किसके लिए कितना किया गया है, या फिर 2011-12 के स्थिर मूल्यों पर कितना इस समय उसका प्राइस वैल्यू है किसी भी चीज का। आगे बात करेंगे कृषि के लिए, तो स्टेट मिलेट मिशन और मुख्यमंत्री कृषि योजना शुरू करने की घोषणा इस बार के बजट में की है। इंपॉर्टेंट है आपके लिए, स्टेट मिलेट मिशन और मुख्यमंत्री प्राकृतिक कृषि योजना। दाल चीनी और मिशन तिमरू के लिए 10 वर्षीय कार्य योजना तय की गई है। खुशहाल गांव के लिए महायोजना के लिए लगभग 925.60 करोड़ रुपया, मिलेट मिशन के लिए 7 करोड़, किसान पेंशन योजना के लिए 46 करोड़, पर्यटन में वाइब्रेट विलेज योजना हेतु इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 25 करोड़, ग्राम्य विकास विभाग में वाइब्रेट विलेज योजना के लिए लगभग 29.85 करोड़, कीवी फसल को बढ़ावा देने के लिए 16 करोड़, मिशन एप्पल योजना के लिए 35 करोड़, दुग्ध उत्पादों के प्रोत्साहन हेतु 32 करोड़ रुपया और सहकारिता किसान कल्याण के लिए 85 करोड़ रुपए की व्यवस्था यहां पर की गई है। आगे बात करेंगे प्रति व्यक्ति आय की, तो इस प्रकार से उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय है, इसको आप नोट डाउन करते चलेंगे। 23-24 में कितनी वृद्धि हो गई है, लगभग 2,60,000 कितनी है आपकी, 2,60,201 रुपया, ये उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय है। और 22-23 का दे रखा आपका डाटा, तो इस तरह से इनको आप नोट करते चलेंगे। आगे बात करेंगे राज्य प्रति व्यक्ति आय, तो 23-24 में तो ये तुलना की गई, लगभग 12% की वृद्धि हुई है। भारत में कितनी है अभी वर्तमान में, 1,85,854 करोड़ रुपए उत्तर भारत की प्रति व्यक्ति आय है। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। राज्य की जनपदवार आय, तो सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाले जनपद, तो हरिद्वार सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जनपद है, जिसकी जो प्रति व्यक्ति आय यहाँ पर है लगभग 3,62,000 रुपये क्या है प्रति व्यक्ति आय है। फिर यूएस नगर की 2,70,000, देहरादून की लगभग 2,35,000 रुपया। तो ये 23-24 का डाटा है आपका और ये 24-25 का डाटा है। तो सर्वाधिक जो प्रति व्यक्ति आय किस जनपद की है, हरिद्वार की। अब बात करेंगे सबसे कम प्रति व्यक्ति आय जनपद, तो सबसे कम प्रति व्यक्ति आय है रुद्रप्रयाग की, लगभग यहाँ पर 93,160 रुपये यहाँ की जगह है प्रति व्यक्ति आय है। फिर बागेश्वर की कितनी है, 98,755 और अल्मोड़ा की लगभग आपकी 1 लाख क्या है प्रति व्यक्ति आय। तो सबसे कम रुद्रप्रयाग की, सबसे अधिक हरिद्वार की प्रति व्यक्ति आय है। राज्य के अर्थव्यवस्था के घटक देख लेते हैं यहाँ पर, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक क्षेत्रों का योगदान। तो ये पिछले वर्षों का डाटा है, तो हमको वर्तमान में देखना है 24-25 क्या रहा पर डाटा। तो प्राथमिक क्षेत्र का यहाँ पर जो योगदान है वो 9.99%, द्वितीयक क्षेत्र का 46.84 और तृतीयक क्षेत्र का 43.17%। तो सर्वाधिक योगदान द्वितीयक क्षेत्र का उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में, सबसे कम प्राथमिक क्षेत्र का और सेकंड स्थान पर तृतीयक क्षेत्र योगदान देता है यहाँ पर। आगे बात करेंगे राज्य गठन के बाद 2000 और 2001 में राज्य की अर्थव्यवस्था लगभग 15,501 करोड़ रुपए एवं प्रति व्यक्ति आय कितनी थी यहाँ पर 15,286 रुपए थी जिस समय राज्य गठन हुआ था। आगे बात करेंगे केंद्र सरकार द्वारा राज्य को 1 अप्रैल 2001 को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया और यह दर्जा प्राप्त करने वाला ये 11वां राज्य था। तो इस तरीके से यहाँ पर जो विशेष दर्जा प्राप्त राज्य हैं उनको जो अनुदान या सहायता मिलती है, वहाँ पर जो सहायता मिलती है लगभग उसमें 90% अनुदान होता है और 10% ऋण के रूप में होता है, यानी कि 90 रुपये सरकार माफ़ कर देती है, 10 रुपये आपको चुकाने होते हैं वहाँ पर। और जो अन्य होते हैं उनके 70 माफ़ हो जाते हैं और उनको 30 देने होते हैं जो विशेष राज्य नहीं होते हैं।
2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या के 38.39% लोग कार्यशील हैं एवं कुल कार्यशील जनसंख्या के 27% लोग कहते हैं कृषक हैं। और कृषि कार्य में जो 50% से भी अधिक योगदान किसका था? महिलाओं का था। वनों से मिलने वाली पर्यावरणीय सेवाओं का आकलन ग्रीन अकाउंटिंग कहलाता है, जबकि इससे मिलने वाली राशि को ग्रीन बोनस कहते हैं। और आप लोगों ने कई बार न्यूज़ में सुना भी होगा कि उत्तराखंड सरकार जो है केंद्र सरकार से बार बार ग्रीन बोनस की मांग करते रहती है। तो वनों से मिलने वाली जो पर्यावरणीय सेवाएं हैं, जब हम उनका आकलन करते हैं तो उसे ग्रीन अकाउंटिंग और उससे मिलने वाली राशि को ग्रीन बोनस कहते हैं। आगे देखते हैं। तो 9 नवंबर 2000 को राज्य गठन के लिए 11वें वित्त आयोग की जो सिफारिश थी वो आपकी 1 अप्रैल 2001 को लागू हुई थी, और जिसमें राज्य को 5295.8 करोड़ अनुदान की संस्तुति की गई थी। तो 12वें वित्त आयोग की संस्तुति 1 अप्रैल 5 को लागू हुई, जिसमें राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2005 बनाए रखने की अनिवार्यता रखी गई थी। अभी वर्तमान में क्या है आपका FRBM ये अधिनियम चलता है, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट के नाम से इसको लोग जानते हैं। तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा इसके बारे में। आगे देखते हैं। उत्तराखंड का जो पहला बजट था 2001-2 के लिए वित्त मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने जारी किया था, और निर्वाचित सरकार का जो पहला बजट था वो 2002-3 में ND तिवारी ने जारी किया। और राज्य की हम बात करें, राज्य की पहली महिला वित्त मंत्री की, कौन थी आपकी पहली वित्त मंत्री महिला? तो ये थी आपकी इंदिरा हृदयेश, राज्य की पहली महिला वित्त मंत्री थी इंदिरा हृदयेश। और राज्य का जो पहला बजट था वो रमेश पोखरियाल निशंक ने जारी किया, और निर्वाचित सरकार का जो पहला बजट था वो ND तिवारी के द्वारा रखा गया था। गैरसैंण के भराड़ीसैंण में राज्य का जो पहला बजट था वो सबसे पहले 2021-22 में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जारी किया था। और उत्तराखंड का पहला जेंडर बजट 2007-8 में प्रस्तुत किया गया। तो पहला जो जेंडर बजट था 2008-7 में प्रस्तुत किया गया, और 23-24 के लिए जेंडर बजट हेतु लगभग 13,920.12 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए थे, जबकि 24-25 में यह आपका 14,538.05 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। तो इतना आप लोग समझ में आ गया होगा कि कहां से क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, तो इसकी PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ हमारा जो व्हाट्सअप है उसको भी आप लोग ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। और लेटेस्ट अपडेट के लिए आप फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं हमारे। साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर हम लोग आपके लिए रील्स और शॉर्ट्स के माध्यम से क्विज यहाँ पर हम लोग कराते हैं आपको, जिसमें आपका GK हो गया, उत्तराखंड है, आपका करंट अफेयर है, कंप्यूटर है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर क्विज और कराते हैं शॉर्ट और रील्स के माध्यम से। और यहाँ पर जो हमारी वेबसाइट है gksarkari.com, यहाँ पर आप रेगुलर विजिट करते रहिएगा। इसको आप वहाँ पर टेक्स्ट फॉर्म में पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ आप हमको ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, और चैनल को, जो हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। जो कोचिंग ऑफर नहीं कर पाते हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, या फिर जो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, उन तक इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आपके जो दोस्त हैं या जो आपके साथ तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पर इसको आप शेयर कीजिएगा। और साथ ही साथ आप उत्तराखंड SI अन्य किसी भी जो ग्रुप्स की परीक्षा है उसके लिए आप हमसे नोट्स परचेस कर सकते हैं। इन नंबरों पर आप हमसे संपर्क कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको हिंदी उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट वाइज हो गया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी उत्तराखंड की, और उत्तराखंड जो पूरा आपका कल्चर है, इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री और मिडेवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, और इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, वर्ल्ड हिस्ट्री। और साथ ही साथ आपको स्पेशल प्रैक्टिस सेट भी यहाँ पर आपको इस पूरा जो पूरा हमारा एक पैकेज है उसमें आपको मिलेगा। तो जो भी हमारे नोट्स परचेस करना चाहता है तो ये स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं, इन पर संपर्क कर सकता है। तो यहाँ पर आपको टोटल आपका GS उत्तराखंड और हिंदी, साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस सेट भी आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। तो इस पैकेज में प्रैक्टिस सेट भी हैं आपके, तो आप हमको दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। उम्मीद है आपको बजट जो मैंने आपको बताया पूरा डाटा समझ में आ गया होगा, किस तरीके से
राजस्व अधिशेष क्या होता है, बकाया क्या होता है, आपको समझ में आ गया हुआ चीज़ें। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है आपका।